सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। सो उप्स भी जावा की हमारी यूनिट 4 आज हम खत्म कर देंगे। ये लास्ट लेक्चर है ना, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का। तो इसके अंदर हम बेसिकली देखने वाले हैं, हमारी हायरार्की उस तरफ की लेफ्ट साइड की खत्म हो गई थी। अब हम राइट साइड की मैप देखेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो सिलेबस है, यहाँ पे जितनी भी मतलब अंडरलाइन हो रखी है उतना हमने कंप्लीट कर लिया था अपने पिछले 2 पार्ट्स में। और इस पार्ट में हम मैप से लेकर पूरा प्रॉपर्टीज क्लास इन जावा पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन्हें याद रखना है आपको मैप में, और इजी है सब कुछ। ठीक है। जैसे आपने पाइथन के अंदर डिक्शनरी पढ़ी होगी ना, थोड़ा बहुत वैसा है मैप। ठीक है। सो ये हमारे लेक्चर 20 है उप्स विद जावा सीरीज का। और यूनिट 4 का हमारा ये थर्ड लेक्चर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमारा ये जो मैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सारे टॉपिक कवर कर रहे होंगे इसमें। और यहाँ पर आप पहले हायरार्की देख सकते हो। यहाँ पर हमने ये वाला जो पूरा पार्ट है ये हमने सारे के सारे खत्म कर लिए हैं और बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं मैप, और इसके साथ साथ हम जो एक दो टॉपिक और देखेंगे, जैसे कि हम शॉर्टिंग देखेंगे, उसके साथ हम कंपेरेटर इंटरफेस देखेंगे और कंपेरेबल इंटरफेस देखेंगे। और उसके साथ हम जो ये ना हमारी जो हैश टेबल होती है, हैश टेबल के साथ हमारी एक और क्लास होती है प्रॉपर्टी क्लास, उसे भी हम देखेंगे। यहाँ पर मतलब है नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हैश टेबल के साथ ही होती है वो। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है मैप इंटरफेस। अब देखो, मैप में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैप हमारा कोई भी कलेक्शन से नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे हायरार्की में, तो मैप हमारा कलेक्शन, इसका जो रूट है ना वो कलेक्शन इंटरफेस नहीं है। मतलब ये कलेक्शन फ्रेमवर्क का तो पार्ट है मैप, लेकिन कलेक्शन इंटरफेस इसका रूट नोड वो रूट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके जो थोड़े से मेथड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे इसमें। मतलब जैसे कि ऐड ऐड हमारा जो मेथड था, जिससे कि हम एलिमेंट ऐड करते थे अपने कलेक्शन के अंदर, तो हम यहाँ पर ऐड का यूज नहीं करेंगे, पुट का यूज कर रहे होंगे। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि आपको इसमें अलग से पढ़ने हैं। ठीक है। मैप इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर इसका की वैल्यू पेयर्स होते हैं, मतलब कि जैसे आपने डिक्शनरी में देखा होगा ना, या फिर आप ये समझ लो एरे के अंदर जैसे आपके इंडेक्सेस होते थे। जैसे कि आप, ये एरे है आपका, इसके अंदर जैसे कि आपके इंडेक्स होते थे। 0 पर जैसे 2 पड़ा हुआ है, 1 पर जैसे 3 पड़ा हुआ है। तो ये सब क्या है, ये है हमारे जो एरे है ना, इंडेक्स से मैप हो रहा था। लेकिन मैप के अंदर क्या होगा कि जो आपका वैल्यूज होंगी वो किससे मैप हो रही होंगी, की से मैप हो रही होंगी। और जो की होंगी ना वो यूनिक होंगी। तो मैप के अंदर जो की होंगी वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, इतना याद रखना बस। ठीक है। तो मतलब आप जो वैल्यू दोगे उसके अंदर आप की भी पास करोगे और वैल्यू भी पास करोगे। और अगर आप चाहो तो की से आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। The map interface in Java represent a collection of key value pair। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। Where each key is associated with exactly one value। हर एक की के पास क्या होगी, एक exactly एक वैल्यू होगी। ठीक है। It does not extend the collection framework, ये तो हमें पता ही है। The map interface provide a way to store data in key value pair format, where you can efficiently retrieve, अपडेट एंड डिलीट वैल्यू बेस्ड ऑन देयर कीज। तो देखो, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो आपको भी पता है कलेक्शन, यहाँ पे इंटरफेस से ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड नहीं करा रहा, तो ये आपको डेफिनेशन के अंदर मेंशन करके आना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, ये जो इफिशिएंट रिट्रीवल या फिर इफिशिएंट परफॉर्मेंस है, ये तो हर एक कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर है। तो आपको ये लिख कर ही आना है। मतलब कि आपको इफिशिएंट वगैरह है ना, वर्ड जो वर्ड है ये लिख कर ही आना है। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा मैप इंटरफेस। अब और चीजें देखते हैं, जैसे कि हम इसकी अब की फीचर्स देखेंगे। तो आप डेफिनेशन लिखोगे सबसे पहले, फिर आप की फीचर्स लिखोगे। ठीक है। की फीचर्स आप ये भी कह सकते हो, जैसे कि एडवांटेजेस। तो की वैल्यू पेयर होता है, मैप स्टोर डेटा एज की वैल्यू पेयर वेयर ईच की यूनिक एंड मैप अ सिंगल वैल्यू। ठीक है। नो डुप्लीकेट की, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट की नहीं आ सकती। इफिशिएंट ऑपरेशन, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके जो ऑपरेशंस होंगे काफी फास्ट होंगे। ठीक है। कॉमनली यूज्ड मेथड्स, ये मेथड्स याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिफाइन 5 मेथड्स ऑफ मैप इंटरफेस, और लाइक लिस्ट इंटरफेस, ऐसे अलग अलग मतलब पूछे जा सकते हैं आपसे। सो पहला है हमारा क्या, यहाँ पे थोड़ा ओवरराइट हो गया है, कोई नहीं। पुट, ठीक है। पुट से हम क्या करेंगे, जैसे कि हम ऐड कलेक्शन के अंदर जितने भी थे उसके अंदर ऐड कर रहे थे एलिमेंट, यहाँ पर हम पुट से करेंगे। पहले आप की पास करोगे, और ये जो के है ये क्या है, की का टाइप।
और यहाँ पर आप फिर आप वैल्यू पास करोगे, और वी क्या है, ये आप वैल्यू का टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर आप की और वैल्यू पास करोगे तो आपके मतलब मैप के अंदर की और वैल्यू आ जाएंगी। एसोसिएट द स्पेसिफाइड वैल्यू विद द स्पेसिफिक की इन द मैप। इफ द मैप प्रीवियसली कंटेन मैपिंग फॉर द की, द ओल्ड वैल्यू इज रिप्लेस्ड। अब देखो आपने ना मतलब वी पुट करके आपने पहले डाल रखा है 1, नेम, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब कि आपकी जो 1 नाम से की है ना, उस पे जो मैप हो रहा है वो हो रहा है नेम, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, आप इसी के बाद एक और फंक्शन चला देते हो पुट, और यहाँ पर आप क्या करते हो, वन ही पर, वन की पर ही आप नेम की जगह दे देते हो सेम, ठीक है। नेम की जगह दे देते हो सेम। तो क्या होगा ऐसे केस में, आपका जो मतलब मैप होगा वो जो है क्या हो जाएगा, मतलब अपडेट हो जाएगा, और वन पर नेम की जगह पर सेम आ जाएगा। अब जब आप वन को एक्सेस करोगे तो आपको क्या मिल रहा होगा, सेम मिल रहा होगा, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हैं ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, गेट ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारा वो अ, जैसे कि हमारा ये जो है पुट है, उसमें क्या करते हैं हम पुट कर रहे होंगे, मतलब कि वहां पर स्पेसिफाइड कर रहे होंगे एलिमेंट, या मतलब वहां पर लगा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आप गेट में क्या करोगे, रिट्रीव कर रहे होगे अपनी वैल्यू को, है ना। जैसे कि हम वहां पर पोल से करते थे, पीक से करते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, गेट से आप क्या करोगे, आप की डालोगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मतलब कि आप एक समझ सकते हो, जैसे कि आपके इंडेक्स होते थे ना एरे के अंदर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप की से वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। सो रिटर्न द वैल्यू टू विच द स्पेसिफाइड की इज मैप्ड। मतलब कि आपने अगर 1 डाला तो वहां पर सेम आ रहा था तो सेम आ जाएगा, और अगर वैसी कोई की है ही नहीं तो वहां पर क्या हो जाएगा, या फिर की के पास कोई मैपिंग नहीं है ऐसी, तो क्या हो जाएगा, वहां पर आपको नल मिल जाएगा, ठीक है। रिमूव, रिमूव तो सेम ही फंक्शन हो गया कि आप रिमूव करोगे और वहां पे की स्पेसिफाइड मतलब वहां पे डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो मैपिंग है रिमूव, है ना, वो क्या कर मतलब मैपिंग है वहां पर रिमूव हो जाएगी वो वाली की, ठीक है। और उसके साथ जो भी वैल्यू होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। अब आपने कंटेन्स की, जैसे कि आपको चेक करना है भाई ये की जो है हमारी प्रेजेंट है कि नहीं मैप के अंदर, तो आप कंटेन्स की का यूज कर सकते हो। अगर वो होगी तो वो ट्रू रिटर्न कर देगी, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगी। और कंटेन्स वैल्यू, अगर आप चेक करना चाहते हो क्या ये वैल्यू है हमारे मैप के अंदर, तो आप कंटेन्स वैल्यू का यूज कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हो। तो क्या होगा, आपकी जो रिटर्न अगर वो वैल्यू होगी तो वो ट्रू कर देगा, वरना वो फॉल्स कर देगा, ठीक है। और वॉइड क्लियर, क्लियर का मतलब अगर आपको सारे के मैप मतलब पूरे मैप को अगर आपको खाली करना है तो आप क्या कर दो, क्लियर चला दो भाई, पूरा मैप खाली हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हैश मैप। तो देखो यहाँ पर अगर हम हायरार्की हमारी देखें, तो यहाँ पर आप देखोगे हायरार्की के अंदर मैप के बाद है ना हमारे ये जो तीन है, हैश टेबल, लिंक हैश मैप एंड हैश मैप। तो ये तो मैप तो हमारा इंटरफेस है, तो ये तो अपने आप तो चलेगा ही नहीं, इसको कोई क्लास इंप्लीमेंट कर रही होगी। तो हैश मैप क्या है, हैश मैप और ऐसे जो हमारे लिंक हैश मैप है, ये सब क्या करते हैं, मैप को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं ना, एक बार इसे पढ़ लेते हैं तो फिर हम कोड देखेंगे। अभी हमने मेथड तो देख लिए कौन कौन से यूज होते हैं, अब हम अगर एक बार ये पढ़ लेंगे और फिर मेथड देखेंगे तो हम इसका यूज करके समझ में आ जाएगा जो हमारे कोड्स हैं। तो चलो देखते हैं, द हैश मैप इन जावा इज अ वाइडली यूज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैप इंटरफेस दैट स्टोर की वैल्यू पेयर इन अ हैश टेबल, ठीक है। ये तो देखो सेम टू सेम कैसा है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है हमारे मैप की तरह। लेकिन इसमें जो क्या होगा कि की वैल्यू पेयर जो है वो एक हैश टेबल के अंदर स्टोर होंगे। यानी कि मैंने आपको हैश हैश टेबल के अंदर है ना पहली कॉन्सेप्ट बताया है कि यहाँ पर आपके पास एक मेथड आ जाता है हैश कोड। आप मतलब उससे क्या करा सकते हो, मतलब आप हैश कोड प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा यूनिक एक हैश कोड होता है, ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं। हैश कोड एक हमारा यूनिक आप समझ सकते हो आईडी होती है, ठीक है, हर एक वैल्यू की। इट अलोज फॉर इफिशिएंट रिट्रीवल, ये तो आपको पता ही है ना। बस इसके अंदर जो चीजें हैं वो क्या मतलब चेंज है कि ये ना इसमें जो ऑर्डर होता है, जो आपके एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है, वो गारंटी नहीं है कि वो आपका ऑर्डर सेम रहे, ठीक है। मतलब कि आपने सेट पढ़े थे ना, बिल्कुल वैसे ही आपका जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये जो तीनों चीजें हैं ना, वो आपकी क्या हो सकती हैं, आपकी अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं।
अब देखते हैं हम की फीचर्स। तो आपको बस दो चीजें याद रखनी है, एक तो हैश टेबल, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी की वैल्यू पेयर में स्टोर हो रही होंगी, और ये ऑपरेशन काफी आपको कांस्टेंट टाइम पे दे रहा होगा। कांस्टेंट टाइम हमारा क्या होता है, O1, ठीक है। तो हमारा कांस्टेंट टाइम में मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको ऐड, रिमूव, कंटेन्स ये सारे करके देगा, ठीक है। और क्या है, और नो गारंटी ऑर्डर, बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं क्या जो हमारा कोड है, तो इसके अंदर हम जो हमारे मेथड्स हैं मैप के, हम वो यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने क्या बनाया है, एक हैश मैप बनाया, आपने लिखा है हैश मैप। आपने ना पहले, सबसे पहले पास करना है आपकी की किस टाइप की होगी, फिर आपको पास करना है आपका जो वैल्यू है वो किस टाइप की होगी। तो हमारी की होगी यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की, और जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी आपकी इंटीजर टाइप की। तो फिर आपने नाम देना है अपने ऑब्जेक्ट का, आपने दे दिया हैश मैप, और आपने न्यू लिखकर हैश मैप लिख दिया, तो यहाँ पर हम हैश मैप का यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली हैश मैप डॉट पुट लिखेंगे, और यहाँ पे हमने पहले एलिस दे दिया और वैल्यू दे दी 30, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ऐसे ही हम सारे मैप की वैल्यू दे देंगे की वैल्यू पेयर में, ठीक है। दे दी हमने सारी की सारी वैल्यू, तो हमारा एक मैप बन गया होगा, है ना। और उसके अंदर की आएगी पहले, फिर वैल्यू आएगी, की आएगी, वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखो अगर हम हैश मैप को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि किस ऑर्डर में वो प्रिंट हो रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे, गेट से एक्सेस करोगे। तो गेट आपने की पास कर देनी है, जैसे यहाँ पर हमने बॉब का पास कर दी, तो हमारे पास 25 जो इसकी वैल्यू थी वो मिल गई, ठीक है। अब आपको कोई की वैल्यू पेयर रिमूव करना है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, हैश मैप डॉट रिमूव, और की पास कर देनी है। चार्ली हमने डाल दिया, तो चार्ली क्या होगा भाई, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चेक इफ अ की एग्जिस्ट, अब हमें देखना है कि की एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो हमने लिखा कंटेन्स की, क्या एलिस पास कर दिया, क्या एलिस है भाई इसके अंदर, तो हाँ एलिस तो है, तो हमें ट्रू मिल गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर वो पास करते चार्ली, तो हमें क्या मिलता, फॉल्स मिलता, क्योंकि हमने चार्ली यहाँ पर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और चेक इफ द वैल्यू एग्जिस्ट, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, बिल्कुल सब कुछ सेम, कंटेन्स वैल्यू लिख देना है और आपको वैल्यू पास कर देनी है। तो 30 हमारा एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास ट्रू आ गया। इटरेट ओवर की वैल्यू पेयर, अब अगर आपको इसके ऊपर इटरेट करना है तो आप कैसे करोगे, आपने फॉर लूप लगाया, आपने लिखना है मैप डॉट एंट्री स्ट्रिंग, मतलब कि जो भी आपकी की वैल्यू पेयर्स रहने वाले हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर आपने पास कर दिया। अब आपको किससे स्ट्रिंग, आपको किससे इटरेट करना है, आपने इटरेट करना है एंट्री नाम से, इससे। तो आपने लिख दिया हैश मैप डॉट एंट्री सेट। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो। अगर ये समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आ जाए तो याद कर लेना, वरना आप मेथड में ये मतलब मेंशन नहीं करके आओगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। और जो मेथड आपको इजी लग रही है आप वो मेंशन करके आ जाना। गेट कीज एंड वैल्यू, अब आपको साथ में चाहिए तो आपने क्या लिख दिया, सेट स्ट्रिंग कीज हैश मैप डॉट की सेट। तो इससे क्या मिल जाएगा, आपको की एंड वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप की को प्रिंट करा सकते हो, है ना, और यहाँ पर आप वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी मतलब जैसे आपके कितने भी कीज हैं या फिर कितने भी वैल्यूज हैं आपके पूरे मैप के अंदर, वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप कीज को अगर आपको प्रिंट कराना है तो आपको यहाँ पे जैसे हैश मैप की सेट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जैसे वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो डायरेक्टली आप लिखो हैश मैप डॉट वैल्यूज। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जितने भी वैल्यूज होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं लिंक हैश सेट हैश मैप क्लास, ठीक है। अब देखो इसके अंदर दो चीज आ रही है, एक तो आ रही है लिंक और एक आ रहा है हैश मैप। तो इसके अंदर एक तो लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टीज होंगी और इसके अंदर एक हैश मैप की प्रॉपर्टीज होंगी। और ये किसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, ये मैप को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। सो द लिंक हैश मैप टेबल इन जावा इज अ हैश टेबल एंड लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैप इंटरफेस, ठीक है। और इट मतलब इसके अंदर हैश टेबल से जो आपकी वैल्यूज वगैरह हैं वो स्टोर हो रही होंगी, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा एज अ लिंक लिस्ट होगा, ठीक है। मेंटेन अ डबली लिंक लिस्ट रनिंग थ्रू ऑल ऑफ इट्स एंट्री टू मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर, मतलब कि जो सारी एंट्रीज होंगी वो किसके अंदर होंगी, डबली लिंक लिस्ट में। हमने डबली लिंक लिस्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आपको पता होगा। This class combine the hash tables efficiency with a linked list predictable iteration order। यानी कि मतलब ये जो क्लास है, ये जो हमारी लिंक हैश मैप क्लास है, इसके अंदर दो पावर है। यानी कि इसके पास एक तो पावर है हमारी हैश टेबल की हेल्प से जो आपके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन्हें फास्ट करने की, और दूसरी पावर है आपकी जो लिंक लिस्ट है उससे जो आपका ऑर्डर रहने वाला है वो मतलब मेंटेन रहने वाला है, प्रेडिक्टेबल ऑर्डर रहने वाला है। जैसे कि हमारा हैश मैप में क्या था, आपका ऑर्डर मेंटेन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी वीक नहीं होगी, फास्ट होगी, ठीक है।
अब इसके की फीचर देख लेते हैं। पहला तो इंसर्शन ऑर्डर, यहाँ पे आपका ऑर्डर मेंटेन रहेगा, नो डुप्लीकेट की, कोई भी यहाँ पर आप डुप्लीकेट की को इंसर्ट नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस आपकी फास्ट रहेगी, क्यों, आप यहाँ पर हैश मैप का यूज़ कर रहे हो, तो हैश टेबल का यूज़ कर रहे हो, तो आपकी जो सारी परफॉर्मेंस होंगी वो कॉन्स्टेंट टाइम परफॉर्मेंस होंगी, ठीक है। सो ये आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो देखते हैं हम क्या, यहाँ पे हम देखेंगे कि लिंक हैश मैप को हम कोड के अंदर यूज़ कैसे करते हैं। तो देखो, लिंक हैश मैप हमने लिखा और सबसे पहले हमने की पास कर दी हमारी किस टाइप की है, फिर हमने पास कर दिया कि हमारी वैल्यू किस टाइप की है, ठीक है। फिर आपने जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रखना है आपने रख दिया लिंक्ड हैश मैप, और यहाँ पर आपने जो मतलब एज अ लिंक हैश मैप यूज कर रहे हो तो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो ये चीज़ तो यार हर में ही सिमिलर थी, ठीक है। जैसे कि आप बस यहाँ पर की वैल्यू का टाइप पास कर रहे हो, वहां पर आप डायरेक्टली कलेक्शन का टाइप पास कर रहे थे। तो ये तो आपको याद ही रखना है, मतलब आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो अब आपको ऐड करनी है वैल्यू, तो हम यहाँ पर ऐड कैसे करते हैं मैप के अंदर, पुट का यूज करते हैं। तो आपने पुट का यूज किया, वैल्यू सारी ऐड कर दी, ठीक है, इजी। अब आपको सारी की सारी वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो आपने लिंक हैश मैप लिखा, तो इससे क्या होगा, जो आपकी वैल्यू होंगी वो आपकी कैसे डिस्प्ले हो रही होंगी, पहले एप्पल 50 आ रहा होगा, फिर बनाना 30 आ रहा होगा, फिर चेरी 20 आ रहा होगा, फिर डेट 10 आ रहा होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ऑर्डर है वो एज इंसर्शन ऑर्डर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। फिर अगर आपको वैल्यू कोई एक्सेस करनी है तो आपने की से आप एक्सेस कर सकते हो, गेट की से। फिर आपको कोई अगर वैल्यू रिमूव करनी है, की वैल्यू पेयर अगर आपको रिमूव करना है, तो आपने लिखा क्या, रिमूव, और आपने की डाल दी, तो यहाँ से क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसे प्रिंट कराओगे तो इसमें जो चेरी और 20 है वो प्रिंट नहीं होगा। फिर आता है चेक इफ कीज एग्जिस्ट, वही सेम टू सेम है, अगर की एग्जिस्ट करती है तो की पास कर दो, वैल्यू का भी ऐसे ही है। फिर आपका जो की वैल्यू पेयर, अगर आपको सारे के सारी कीज और वैल्यू चाहिए तो आपने की सेट का यूज किया और की सारी प्रिंट करा ली। और ऐसे ही आपने अगर लिंक हैश मैप डॉट वैल्यू का यूज़ किया तो सारी वैल्यू आपने प्रिंट करा ली। और अगर आपको पूरा का पूरा जो मैप है वो क्लियर करना है तो आपने क्लियर फंक्शन मेथड का यूज़ किया, और वो सारी की सारी जो आपका मैप है वो खाली हो गया, ठीक है। मैं इसके लिए ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि यार पहले ही तो ये मेथड पढ़ चुके हैं। अब आता है ट्री मैप क्लास। तो ट्री मैप क्लास से आप क्या समझते हो, इसमें मतलब कि आपका जो ट्री है, इसमें बस दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो मैप और एक ट्री। ट्री में क्या होता था कि हमारे यहाँ जो नेचुरल ऑर्डरिंग काम होती थी, ठीक है, नेचुरल ऑर्डरिंग का काम होता था, यानी कि जो आपका डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में वो हो रहा होता था, सेव हो रहा होता था। तो द ट्री मैप क्लास इन जावा इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेविगेबल मैप। अब मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था कि हमारा जो ट्री मैप होता है वो नेविगेबल मैप्स का मतलब उसे इम्प्लीमेंट करा होता है नेविगेबल मैप को, ठीक है। तो ये क्या है, नेविगेबल मैप इंटरफेस को ये इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। डेट यूजेस रेड ब्लैक ट्री, तो नेविगेबल मैप किसे यूज करता है, रेड ब्लैक ट्री को यूज करता है स्टोर कराने के लिए की वैल्यू पेयर्स को, ठीक है। तो रेड ब्लैक ट्री आपको ज्यादा मतलब परेशान नहीं होना, रेड ब्लैक ट्री बस आप याद रखो रेड ब्लैक ट्री नाम से, क्योंकि आप इसे नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। इट प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड एक्सेस की वैल्यू पेयर्स इन सॉर्टेड ऑर्डर, यानी कि आपके पास एक अच्छा खासा वे मिलता है जिससे कि आपने क्या बोलते हैं, अपनी वैल्यूज को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो इन शॉर्टेड ऑर्डर। शॉर्टेड ऑर्डर का क्या मतलब है, शॉर्टेड ऑर्डर का मतलब ये है कि आपकी जो नेचुरल ऑर्डरिंग होती है, यानी कि जो आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, जैसे कि आपने अगर वैल्यू डाल दी 3 2 5, तो वो कैसे आएंगी 2 3 5 आएंगी, यानी कि जो असेंडिंग ऑर्डर होगा उसमें रहेंगी आपकी जो वैल्यूज हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो आपकी जो वैल्यूज नहीं, कीज जो रहेंगी वो रहेंगी सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। वैल्यूज तो आपकी कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नेचुरल ऑर्डरिंग ना रहे, जैसे कि रिवर्स रहे, तो आप वहाँ पे जो कंपेरेटर है वो अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके की फीचर जो आपको चीजें याद रखनी है, मैं देखो सबके अंदर की फीचर बता रहा हूँ, प्लीज इन्हें याद रखना और इन्हें जरूर लिख कर आना। पहले तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में रहती है। फिर आपका की कंपैरिजन, यानी कि कंपेयर यूजिंग द नेचुरल ऑर्डरिंग और कस्टम कंपेरेटर इफ वन प्रोवाइडेड, कि मतलब किस ऑर्डर में रहेंगी, कैसे ऑर्डर में रहेंगी। तो इसमें जो आपका की कंपैरिजन होगा, यानी कि की जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगी, या तो नेचुरल ऑर्डर में रहेंगी, या तो कोई कंपेरेटर के ऑर्डर में रहेंगी जो आप पास करोगे, ठीक है। फिर आता है आपका परफॉर्मेंस, जो अभी आपकी परफॉर्मेंस हो रही होगी वो हो रही होगी ओ लॉग एन के अंदर, जैसे कि उससे पहले हैश मैप में आपकी कैसी परफॉर्मेंस हो रही थी, O1 में, यानी कि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। यहाँ पर क्या होगा, ओ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ये भी सही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ऐड रिमूव और कंटेन्स आप इसमें परफॉर्म कर रहे होंगे। अब इसका कोड देख लेते हैं। मेथड तो सारे सेम ही हैं। यहाँ पर अगर आपको ट्री मैप बनाना है तो आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। अब आप अगर आपको वैल्यूज पुट करनी है तो आप ऐसे करोगे, अगर आप वैल्यूज को
प्रिंट कराओगे तो आपकी जो वैल्यूज होंगी वो एज पहले यही प्रिंट होंगी, क्योंकि ये लेक्सिकल ऑर्डर में ही है, जो कीज हैं वो वैसे ही प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो आप की से एक्सेस कर सकते हो, मतलब गेट से। फिर अगर आप किसी की वैल्यू पेयर को रिमूव करना चाहते हो तो आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। अगर आपको अगर आपको ट्री के अंदर फर्स्ट की चाहिए, यानी कि जो पहली की होती है, तो आप फर्स्ट की हेल्प से ही ले सकते हो। फर्स्ट की आपने लिखना है, और आपको जो फर्स्ट की क्या है, एप्पल है तो एप्पल मिल जाएगा। लास्ट की क्या है, डेट है, तो आपको डेट मिल जाएगा। अब अगर आपको पूरा ट्री मैप को क्लियर करना है तो ये क्लियर फंक्शन चला दो, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, मतलब खाली हो जाएंगे। तो देख रहे हो सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, सारे मेथड आपको रट गए होंगे, ठीक है। आता है आपका नेक्स्ट हैश टेबल क्लास, ठीक है। हैश टेबल क्लास हमारी एक मतलब लेगेसी क्लास है। मतलब जब कलेक्शन फ्रेमवर्क भी नहीं था उससे पहले भी हमारी हैश टेबल क्लास एग्जिस्ट करती थी, इसी से सारा काम होता था। मतलब 5 क्लास थी ऐसी, जैसे कि वेक्टर हो गया, डिक्शनरी, स्टैक, हैश टेबल, और एक और थी, है ना। तो आपको मतलब ये जो क्लासेस होती हैं ये पहले से थी, पर अभी जब मॉडर्न टाइम में इन क्लासेस को रिप्लेस कर दिया गया है, जैसे कि इस क्लास को हमने हैश मैप से रिप्लेस कर दिया है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। द हैश टेबल क्लास इन जावा इज अ लेगेसी क्लास दैट इम्प्लीमेंट द मैप इंटरफेस यूजिंग हैश टेबल, ठीक है। ये तो हमारा हैश मैप भी कर रहा है। इट प्रोवाइड अ वे टू स्टोर की वैल्यू पेयर सिमिलर टू हैश मैप, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम की वैल्यूज पेयर की तरह स्टोर करता है एज अ हैश टेबल, मतलब हैश टेबल का यूज करके, बट विद सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंस एंड बिहेवियर, है ना। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि आपके कुछ डिफरेंस भी होंगे, तो आपके पेपर में अगर हैश टेबल और हैश मैप से रिलेटेड डिफरेंस आ जाता है तो चौंकना मत, ठीक है। सो देखो इसके की फीचर्स हैं, आपको ये अच्छे से समझने हैं। सबसे पहला ये सिंक्रोनाइज्ड होता है, यानी कि इसके अंदर जो आपकी जो वैल्यू, आपका जो भी कलेक्शन होगा वो सिंक्रोनाइज रहेगा वहां पर, मतलब एक टाइम पर एक ही थ्रेड काम कर रहा होगा, ठीक है। हैश टेबल इज सिंक्रोनाइज्ड मेकिंग इट थ्रेड सेफ, यानी कि वहां पर एक ही थ्रेड काम कर रहा होगा, कोई भी थ्रेड के अंदर वो नहीं आएगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, ठीक है। मल्टीपल थ्रेड कैन एक्सेस अ हैश टेबल कॉन्करेंटली, ठीक है, विदाउट द नीड फॉर एडिशनल सिंक्रोनाइजेशन। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये थ्रेड सेफ होगा, तो क्या होगा कि वहां पर वो मतलब थ्रेड सेफ तो है, लेकिन उसके साथ साथ हैश टेबल को हम कॉन्करेंटली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बिना एडिशनल सिंक्रोनाइजेशन के। मतलब आपको इसके अंदर कोई भी सिंक्रोनाइजेशन एडिशनली नहीं देना पड़ेगा, ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नो नल की और वैल्यूज, यानी कि आप इसके अंदर कोई भी की और वैल्यूज खाली नहीं छोड़ सकते। लेगेसी क्लास होती है ये, है ना। हैश टेबल इज कंसीडर एज लेगेसी क्लास एंड इज पार्ट ऑफ ओरिजिनल वर्जन ऑफ जावा, यानी कि पहले जो वर्जन आया था जावा का उसमें भी थी ये। It is retained for backward compatibility but is generally replaced by hash map in modern code। लेकिन हम आजकल की बात करें तो आजकल ये रिप्लेस हो गई है हैश मैप से, तो मतलब ज़्यादातर लोग हैश मैप का यूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ड्यू टू इट्स सिंक्रोनाइजेशन, अब देखो ये सिंक्रोनाइज्ड है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो है इसमें आपको एडिशनल सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका ये हैश टेबल से काम हो रहा होता है। तो देखो सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि आपका जो आपका जो कोड है वो मल्टीपल जो कहते हैं ना थ्रेडिंग, उस पे काम नहीं करता। लेकिन उसमें ना एक थ्रेड एक ही टाइम पे काम कर रहा होता है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ये जो है क्या हो जाएगा कि आपके स्लो हो जाएगा थोड़ा सा। तो हैश टेबल कैन बी स्लोअर देन हैश मैप, क्योंकि हैश मैप में तो हमने कहीं पढ़ा नहीं था वो सिंक्रोनाइज होता है, तो वो क्या होगा, वो अनसिंक्रोनाइज्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है स्लो हो जाएगा किससे, हैश मैप से। तो ये वाला जो इसका मतलब डिफरेंस है ये याद रखना, पूछा जा सकता है 2 नंबर में भी, इन अ सिंगल थ्रेडेड और अनसिंक्रोनाइज्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब देखते हैं हम हैश टेबल कैसे बनाते हैं। तो आपने लिखना है हैश टेबल, फिर की, देन वैल्यू का टाइप, देन आपने हैश टेबल करके ऑब्जेक्ट बना लिया और ये न्यू करके आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये तो पता ही है आपको। अब आपको ऐड करना है जो भी एलिमेंट, तो आपने ऐसे ऐड कर दिया। फिर आपको डिस्प्ले करना है, तो ये आपका हैश टेबल डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब ऑर्डरिंग प्रेफरेंस नहीं है। एक्सेस वैल्यू है तो आप की से एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको की वैल्यू भी पेयर को वो करना है रिमूव, तो आपने की डाल दी यहाँ पर रिमूव में, तो आपकी ये रिमूव हो गई। फिर आप इसे प्रिंट करोगे तो ये जो आपका चेरी वाला है वो रिमूव हो जाएगा। फिर चेक इफ की एग्जिस्ट, तो आप क्या कर सकते हो, कंटेन्स की और की को पास कर सकते हो। फिर आप चेक कर सकते हो कंटेन्स वैल्यू, तो आप वैल्यू को पास कर सकते हो, अगर वो होगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। अगर आपको ये इसे क्लियर करना है, यानी कि हटाना है सब कुछ, तो आप क्लियर कर सकते हो। तो ये तो इजी इजी फंक्शन है, मैंने यही बताए हैं। वैसे और भी फंक्शन होते हैं हमारे मैप के अंदर, वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत सारे होते हैं, फिर सारे तो देख नहीं सकते, ठीक है। हम
कुछ देख लेते हैं जो कि हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। अब आती है बात शॉर्टिंग की। तो देखो ये जो शॉर्टिंग टर्म है ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने डीएस देखा है, पीपीएस था, है ना। तो शॉर्टिंग का क्या मतलब होता है, कोई अगर देखो यहाँ पे मैंने आपके डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक अनसॉर्टेड क्या है, एरे है। यहाँ पर 2 1 4 3, है ना। तो अगर आपको ये सॉर्ट करना है तो शॉर्ट का मतलब क्या है, अगर मतलब शॉर्ट का मतलब दो होता है ना, एक तो असेंडिंग हो सकता है या तो डिसेंडिंग हो सकता है। असेंडिंग में क्या होगा, छोटा बड़ा मतलब छोटे से बड़ा होगा, और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे शॉर्ट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, देन 3, देन 4। अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो 4 3 2 1, ठीक है। अब देखो अगर आपके पेपर में शॉर्टिंग आता है तो आपको यही मतलब एक डेफिनेशन है बताऊंगा वो लिख कर आनी है। और ये जो आपका डायग्राम है ये जरूर बना के आना, जरूर 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 बना के आना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन है, इन जावा शॉर्टिंग कैन बी अप्लाइड टू कलेक्शन और एंड एरे, ठीक है। मतलब कि आप कलेक्शन पे या तो आप एरे पर अप्लाई कर सकते हो शॉर्टिंग, ठीक है। द कलेक्शन क्लास प्रोवाइड स्टैटिक मेथड फॉर सॉर्टिंग लिस्ट। जो आपकी कलेक्शन क्लास है वो आपको एक स्टैटिक मेथड प्रोवाइड कराती है, डायरेक्टली आप सॉर्ट कर सकते हो लिस्ट को, ठीक है। वाइल एरे कैन बी सॉर्टेड यूजिंग एरे क्लास, ठीक है। लेकिन एरे जो है वो अलग से आप एरे क्लास का भी यूज करके सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्टिंग इज टिपिकली डन इन असेंडिंग ऑर्डर बट यू कैन कस्टमाइज द ऑर्डर यूजिंग कंपेरेटर्स, ठीक है। ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। हियर द ओवरव्यू ऑफ सॉर्टिंग इन जावा। सो देखो सॉर्टिंग लिस्ट की अगर हम बात करें तो अगर आप कलेक्शन मतलब लिस्ट को कर रहे हो सॉर्ट तो आप कलेक्शन क्लास का यूज कर सकते हो। आपने डायरेक्टली लिखना है क्या, कलेक्शन डॉट सॉर्ट। तो क्या होगा, और इसके अंदर मतलब पास कर देना तो क्या होगा कि मतलब पास नहीं करना है, इसके अंदर जो कलेक्शन का आपका है कलेक्शन वो आपने लिख देना है। तो क्या होगा कि जो आपका वो होगा कलेक्शन होगा या फिर जो आपकी लिस्ट होगी वो आपकी अपने आप शॉर्ट हो जाएगी किसके अंदर, नेचुरल ऑर्डरिंग के अंदर। लेकिन अगर आप इसे चाहते हो कि ये नेचुरल ऑर्डरिंग में ना हो तो आप उसके अंदर कंपेरेटर भी डाल सकते हो, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आपने सबसे पहले आप कलेक्शन को आपने इंपोर्ट करा लिया, एरे लिस्ट को करा लिया, कंपेरेटर को करा लिया, एंड लिस्ट को करा लिया, ठीक है। तो दोनों देखेंगे आप कैसे नेचुरल ऑर्डरिंग कर सकते हो और विथ कंपेरेटर भी कर सकते हो। आपने यहाँ पर एक मेन मेन फंक्शन लिख लिया है। और मेन फंक्शन क्या आ गया, आपने सबसे पहले एक लिस्ट एरे लिस्ट बना ली है नंबर्स नाम से, तो इसी को हम पास करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने सारे नंबर ऐड कर लिए हैं, ये तो आपको पता ही है, 5 2 8 1। तो इसमें क्या होगा, 5 then 2 then 8 then 1, ये आ रहा होगा, है ना लिस्ट के अंदर। तो ये क्या है, ये भाई सॉर्टेड नहीं है। तो आप क्या करोगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लिखोगे और जो भी आपको लिस्ट मतलब कि आपको सॉर्ट करानी है तो आपने इसके अंदर डाल दी, ठीक है। तो नंबर्स हमारा नाम था इसका लिस्ट का, तो आपने नंबर डाल दिया, ये क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। अब आप प्रिंट कराओगे तो ये कैसे प्रिंट होगा, 1 2 5 then 8, ठीक है। अब चाहते हो कि ये भाई ये ना असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, हम चाहते हैं कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करे। तो आपने लिखना है कलेक्शन डॉट सॉर्ट, फिर आपने नंबर लिखना है, फिर उसके साथ साथ आपको एक कंपेरेटर पास करना है, कंपेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो क्या होगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका जो है वो सॉर्ट हो जाएगा नंबर्स। तो चीजें क्लियर है। अब देखते हैं शॉर्टिंग एरेज। तो शॉर्ट एरेज क्लास भी आपको एक अलग से ही मेथड प्रोवाइड करा रही है। तो एरेज डॉट शॉर्ट लिख दोगे तो वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर आप कंपेरेटर भी डाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर हमने इंपोर्ट करा लिया सबसे पहले एरेज और कंपेरेटर को। और यहाँ पर हमने मेन फंक्शन के अंदर पहले एक एरे बना लिया, एरे तो बनाना आता ही है आपको, आपने ऐसे एरे बना लिया। फिर आपने यहाँ पे लिख दिया एरेज डॉट शॉर्ट नंबर्स, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। और आप यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड का मतलब यूज करके यहाँ पे एरे को क्या, यहाँ पे पूरे एरे को क्या करा लोगे, प्रिंट करा लोगे। टू स्ट्रिंग किसके लिए होता है, आपके जो भी आ, ये जैसे एरे है तो ये क्या हो जाएगा, आपकी फॉर्मेट के अंदर जो है आपकी प्रिंट हो रही होगी, ठीक है। फिर आपने एक और एरे बना लिया किसका, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो आप इसे शॉर्ट करोगे तो वो ऐसा लेक्सिकल ऑर्डर में आपका शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि भाई मैं ना इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो आपने डायरेक्टली जो भी आपने पास किया था लिस्ट, उसके जो भी आपने एरे पास की थी उसके साथ आपने एक कंपेरेटर भी पास कर देना है, कंपेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में वो क्या हो जाएगी, मतलब शॉर्ट हो जाएगी। टू स्ट्रिंग में आई होप कंफ्यूजन आ रही होगी। तो टू स्ट्रिंग हमने न्यू फीचर में पढ़ा था जावा के, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा टू स्ट्रिंग का हम क्यों यूज कर रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इंटरफेस। अब देखो, अब आपकी अगर आपके पास लिस्ट है, आपके पास कोई एरे है तो आपने शॉर्ट कर ली। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है, उसके अंदर स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है और एज है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जो बच्चों के एज
मतलब एज है ना, उसके हिसाब से आप शॉर्ट करना चाहते हो उन्हें, तो क्या शॉर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब कि आप कलेक्शन से शॉर्ट नहीं कर पाओगे ना एरे शॉर्ट से कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इंटरफेसेस की। तो ये क्या करते हैं, ये आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके जो स्टूडेंट हो गया, क्लास हो गई, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके बनाए हुए हैं, आप उनको अपने हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से आप उसे शॉर्ट करा सकते हो, ठीक है। तो कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इंटरफेस यहीं पर काम आते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको डिफरेंस भी बता रहा हूँ। सबसे पहले हम कंपेरेबल एंड कंपेरेटर नीड क्या है। कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इंटरफेसेस इन जावा एसेंशियल फॉर शॉर्टिंग ordering object in collections, ठीक है। so they provide a standardized way to define and control how objects are compared and ordered, ठीक है, which is crucial for many operations in programming। तो मैंने आपको जो एग्जांपल से बताया स्टूडेंट के, आपको वही याद रखना है ना, वही चीज है कि आप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, ऑर्डरिंग कर सकते हो, उसकी शॉर्टिंग कर सकते हो एज अ स्टैंडर्डाइज्ड वे में, ठीक है। मतलब आपके पास पूरा कंट्रोल रहेगा आप कैसे उसे ऑर्डर कर रहे हो। तो अगर हम कंपेरेबल इंटरफेस की बात करें, एक एक करके पढ़ेंगे, पहले हम कंपेरेबल देखेंगे, फिर हम कंपेरेटर देखेंगे। फिर अगर हम कंपेरेबल इंटरफेस की बात करें, तो कंपेरेबल इंटरफेस इन जावा यूज टू डिफाइन द नेचुरल ऑर्डरिंग ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। मतलब आप क्लास की जो है नेचुरल ऑर्डरिंग, मतलब ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल ऑर्डरिंग है उसे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मतलब अपने आप डिफाइन कर सकते हो उसकी जो ऑर्डरिंग रहने वाली है। जैसे कि नेचुरल ऑर्डरिंग तो आपकी सॉर्टेड ही रहती है, लेकिन आप अपने आप डिफाइन कर सकते हो क्या रहने वाली है। मतलब आप जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर से आप किस मेंबर के हिसाब से आप अपने मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को वो कर सकते हो शॉर्ट, ठीक है। जैसे मुझे एज से करना है, जैसे मुझे रोल नंबर से करना है, जैसे मुझे नेम से करना है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप भाई एक ही से कर सकते हो। अगर आपको वापस से करना है दूसरे से, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। इट अलोज ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास टू बी कंपेयर्ड टू वन अनदर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे बहुत सारे, जैसे कि आपके दो तीन स्टूडेंट हैं, तो वो एक दूसरे से क्या हो रहे होंगे, कंपेयर हो रहे होंगे, ठीक है। विच इज़ यूजफुल फॉर सॉर्टिंग एंड ऑर्डरिंग लोकेटेड इन जावा डॉट लैंग पैकेज, ठीक है। तो ये याद रखना, ये आपका डिफरेंस में आ सकता है, मतलब पक्का आएगा, मेरे को पक्का पता है कंपेरेबल वर्सेस कंपेरेटर इंटरफेस आने वाला है, ठीक है। तो जावा डॉट लैंग और जावा डॉट यूटिल, ठीक है। जावा डॉट लैंग के अंदर तो कंपेरेबल मिलता है, और जावा डॉट यूटिल के अंदर हमारा कंपेरेटर मिलता है, ठीक है। इट कंपेयर मतलब कि यहाँ पर आप इस फंक्शन का यूज़ करेंगे कंपेयर टू का, ठीक है। तो कंपेयर टू में आपने डिफाइन करना है क्या, आप एक तो इसमें दिस मैटर दिस का यूज करते हो, दिस कीवर्ड का। तो आप क्या करोगे, दिस कीवर्ड का यूज करके जिससे भी आपको कंपेयर कराना है वो लिख देना, और फिर आपने अदर लिख देना है, ठीक है। तो मतलब सारे के सारे से वो क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। अभी हम आगे जब कोड देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं, अभी नहीं आ रहा आपको समझ में, तो कंपेयर द करंट ऑब्जेक्ट विद द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर ऑर्डर। जितने भी आपके करंट ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब आपका जो भी आपका करंट ऑब्जेक्ट होगा, वो जितने भी आपके और ऑब्जेक्ट होंगे उन सबसे क्या करेंगे, ये उसे कंपेयर कराएगा। तो देखो ये जो हमारा कंपेयर टू है, कंपेयर टू क्या है, इंटीजर आपको रिटर्न कर रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, रिटर्न इंटीजर, है ना। तो ये क्या करेगा कि अगर आपका जो करंट ऑब्जेक्ट है, ये आपको चीजें याद रखनी है, कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। पेपर में मेंशन करना है ना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। आपका जो करंट ऑब्जेक्ट है, अगर स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो आपको एक नेगेटिव इंटीजर मिल जाएगा, एग्जाम्पल के नाम पे -1 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका वो इक्वल है तो आपको 0 मिल जाएगा। अगर वो बड़ा है उससे, तो आपको एक पॉजिटिव इंटीजर लाइक +1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीन बस आपको कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। अभी हम कोड देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर जो हमारा कोड है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, तो भाई आपको क्लास बनानी नहीं आती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपने सबसे पहले आपने यूटिल से आपने एरे लिस्ट ले लिया, कलेक्शन ले लिया और लिस्ट ले लिया, ठीक है। तीन चीज ले लिया आपने। अब आप क्या करोगे, अब आप एक बनाओगे क्लास। तो देखो हमने ना यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मतलब हाँ, यहाँ से लेकर सॉरी सॉरी सॉरी, एक पेन ले लो, हाँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक क्लास बना रखी है, ठीक है। तो देखो ये क्लास हमने कैसे बनाई है, यहाँ पर हमने क्लास बनाई है पर्सन, और इसे हमने इम्प्लीमेंट करा रखा है किससे, कंपेरेबल से, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ऐसे कंपेरेबल लिखना है जिससे कि आपका जो ये कंपेरेबल की इसके अंदर प्रॉपर्टीज है ना, आप यहाँ पर मतलब इम्प्लीमेंट करोगे, तो इसके अंदर एक ही तो मेथड होता है क्या, कंपेयर टू। तो आप इसे क्या करोगे, ओवरराइड कर रहे होंगे यहाँ पर, यानी कि इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो कंपेरेबल है, आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि ये एक हमारा क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस हमने न्यू फीचर्स के अंदर पढ़े थे, ठीक है। और इसके अंदर हमने दो डेटा टाइप्स डिफाइन करे, यानी कि मेंबर डिफाइन करे, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट इंट एज। यानी कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें रहने वाली है, एक तो नेम और एक एज, ठीक है। अब चलो इसका एक वो बना लेते हैं, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर, पब्लिक पर्सन स्ट्रिंग नेम एंड
एज, किससे क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमने क्या बना लिया कि दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट एज इक्वल टू एज। यार ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कत है। अगर आपने फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट पढ़ी है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर अगर बिल्कुल नहीं आ रहा समझ में, तो बस हम क्या करते हैं कि इससे हमें ना सेट करते हैं मेथड को। यहाँ पर आप यहाँ पे सेटर भी कह सकते हो इसे, ठीक है। तो जैसे आपने दिस कीवर्ड का यूज़ करके नेम के अंदर नेम को वैल्यू को सेट कर दिया, और एज की वैल्यू को हमने एज के अंदर सेट कर दिया। तो आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वहां पर जब भी आप वैल्यू पास करोगे तो नेम के अंदर नेम सेट हो जाएगा और एज के अंदर एज सेट हो जाएगा। मैं काफी बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब आपको वैल्यू अगर गेट करनी होगी तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो आपने लिखा क्या, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। तो यहाँ पर क्या होगा, आप नेम को गेट नेम से आप गेट मेथड से आप यूज कर सकते हो, उसे रिट्रीव कर सकते हो। गेट इन एज से आपको एज मिल जाएगी, ठीक है। अब आती है मेन चीज इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप कंपेयर टू को ओवरराइड करोगे, यानी कि इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपने लिखा कि आप पब्लिक एंड कंपेयर टू। तो कंपेयर टू में आपने दो चीजें, यहाँ पर आपने एक चीज लिखी है पर्सन अदर, ठीक है, पर्सन एंड अदर। तो यहाँ पर आप दिस कीवर्ड का यूज करके उसे तो आप एक्सेस कर ही सकते हो, जो भी आपके एज और नेम होंगे, यानी कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट, ये जो आपकी क्लास है उसके जो भी आपके ये है मेंबर्स हैं। तो देखो आपने यहाँ पर क्या लिखा, रिटर्न इंटीजर डॉट कंपेयर दिस डॉट एज, यानी कि आप यहाँ पर क्या करा रहे हो, एज के थ्रू इसे क्या करा रहे हो, ऑर्डर कराओगे, यानी कि शॉर्ट कराओगे एज के थ्रू। तो आपने लिखना है दिस डॉट एज अदर डॉट एज, यानी कि दिस में तो आपका जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वहां पे करंट वो रहेगा, और जो अदर रहेगा, अदर यानी कि जैसे कि आपका पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो ये जो पहला अगर करंट पर है, तो पहला क्या करेगा, सारे के सारे से क्या करेगा, कंपेयर करेगा, ठीक है। और सबसे कंपेयर करेगा, अगर बड़ा है तो पॉजिटिव इंटीजर दे देगा, अगर बराबर है तो जीरो दे देगा, अगर छोटा है तो -1 दे देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही आपका जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये जो क्या करेगा, अगर आप ऐसे करोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कर देते हो अदर डॉट एज और यहाँ पर कर देते हो दिस डॉट एज, तो ये क्या कर देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ठीक है। बहुत इजी है, मतलब बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक हम यहाँ पर हम एक टू स्ट्रिंग मेथड को डिफाइन कर देते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एज, मतलब फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एज प्रिंट हो रही होगी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। नेम प्लस एज, तो आपका नेम आएगा फिर आपकी एज आ रही होगी फॉर्मेट के अंदर। तो हमने टू स्ट्रिंग मेथड इसके लिए डिफाइन कर दिया, ठीक है। क्लास पूरी की पूरी समझ में आ गई जो हमने बनाई है। अब बस हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम इसे शॉर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, अब यहाँ पर आपने एक पब्लिक क्लास बनाई और आपने एक मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया आपने, लिस्ट पर्सन पीपल, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या कर लिया, पीपल नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया एज अ एरे लिस्ट, ठीक है। आप इसके अंदर क्या डालोगे, सबसे पहले आपने डाला न्यू पर्सन, मतलब कि आपने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल किया है। तो नेम एलिस होगा और एज आपकी 30 होगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपने तीनों के तीनों डिफाइन कर देने हैं। तो आपने पहले आपने एलिस दिया और एज दी 30, दूसरा दिया बॉब और एज दी 25, और फिर दिया चार्ली, एज दी 35, ठीक है, इजी। अब आप क्या करोगे इसे, आपने मतलब ये जो है ये आपने इसके अंदर ही फंक्शन बना रखा है कंपेयर टू का। तो ये क्या हो गया होगा, मतलब वो जो आपने रिटर्न करती होगी इंटीजर वगैरह, तो ये सब उसमें ना आपको अब शॉर्टिंग का यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, आपको एज के थ्रू शॉर्ट कैसे करके देगा, कलेक्शन डॉट आपको शॉर्ट फंक्शन का यूज करना है। ये क्या करेगा, आपको जो पीपल है ना उसे शॉर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये शॉर्ट हो गया, तो आप बोलोगे अब ये ना, ये देखो पहले जो आपका कलेक्शन था, कलेक्शन डॉट शॉर्ट, वो आपके ऑब्जेक्ट को क्या करता था, शॉर्ट नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर आपने यहाँ पर कंपेयर टू का यूज कर लिया कंपेरेबल का, तो ये क्या करेगा, इसे भी शॉर्ट कर देगा। और यहाँ पे जो आपकी पीपल सॉर्टेड है वो आपका प्रिंट करा देगा। तो एज से सॉर्ट किया है, तो 30 25 35 था, तो ये क्या हो जाएगा, 25 देन 30 देन चार्ली 35। देखो चीजें समझ में आई, बहुत बेसिक से बताया, ठीक है, हर एक चीज। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। अब आप चाहते हो कि मैं ना एज से अब मैं वो नहीं चाहता सॉर्टिंग, अब मैं चाहता हूँ भाई ये नेम से हो, ठीक है। तो आप वापस से जाओगे क्लास के अंदर, यहाँ पे लिखोगे दिस डॉट नेम अदर डॉट नेम, तो यहाँ पे क्या होगा, वो नेम से होगा, ठीक है। अब ये देखो ये तो चीज गलत है ना कि आप यहाँ पर हार्ड कोड कर रहे हो खुद से जाकर, ठीक है। आप मतलब यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते ना क्लास के अंदर। अगर आपकी कोई क्लास कंपाइल्ड है, ठीक है, तो आप उसे चेंजेस करोगे तो पूरे एप्लीकेशन पे आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसका यूज कम करते हैं और हम यूज करते हैं कंपेरेटर का, ठीक है। तो कंपेरेटर हमें और इफिशियंसी प्रोवाइड कराता है और हमें कंट्रोल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक से ज्यादा भी नहीं कर सकते, अगर हम एक ही से कर सकते हैं, एक ही उससे मतलब की से। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब है हमारा कंपेरेटर इंटरफेस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये हमारा सबसे पहले याद रखना है ये कहाँ पर मिलता है हमें, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। वो कहाँ मिलता था हमें, जावा डॉट लैंग के अंदर, ठीक है। तो कंपेरेटर इंटरफेस इज यूज टू डिफाइन कस्टम ऑर्डरिंग ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कस्टम ऑर्डरिंग ऑब्जेक्ट की डिफाइन करने के लिए यूज होता है। इट अलोज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल डिफरेंट शॉर्टिंग ऑर्डर, मतलब आप इसके अंदर एक से ज्यादा शॉर्टिंग ऑर्डर दे सकते हो, अनलाइक कंपेरेबल, कंपेरेबल के अंदर एक ही दे सकते थे। विच अलोज ओनली वन नेचुरल ऑर्डरिंग, मतलब आप इसके अंदर मतलब कंपेरेबल आप एक ही डिफाइन कर सकते थे, या तो एज से कर लो या नेम से कर लो या फिर किसी और से कर लो, ठीक है। लेकिन आप इसमें नेम से भी कर लो, एज से भी कर लो। अगर क्या हो कि आपका जो बच्चे का नाम है वो सेम हो जाए, ठीक है, तो आप चाहते हो कि अगर बच्चे का नाम सेम हो जाए तो वो क्या करे, एज से ऑर्डर कर दे, ठीक है। तो वहां पर आपकी हेल्प करेगा कौन, कंपेरेटर। तो ये कहाँ है, जावा यूटिल में मिलता है। यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन होता है कंपेयर, पहला होता है, आप यहाँ पे पहला और दूसरा दो डाल सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। तो आप मतलब इसके अंदर क्या कर सकते हो, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर एक और होता है आपका इक्वल्स, ठीक है। तो आपको मतलब अगर कोई पूछे कि कंपेरेटर के अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो दो होते हैं, एक होता है कंपेयर और एक होता है इक्वल्स, ठीक है। तो इसका यूजेस क्या है, यूज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट नीड टू बी सॉर्टेड इन वे अदर देन देयर नेचुरल ऑर्डरिंग, और व्हेन द क्लास डज नॉट इम्प्लीमेंट कंपेरेबल, ठीक है। मतलब क्लास कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है और आप चाहते हो कि उसे नेचुरल ऑर्डरिंग की जगह किसी और ऑर्डरिंग में आप चाहते हो उसे क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ना एक छोटा सा डिफरेंस लिखा हुआ है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले हम इसका कोड समझते हैं कंपेरेटर का, ठीक है। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, एरे लिस्ट की तरह हम बनाएंगे उसे, तो एरे लिस्ट, कलेक्शन और फिर कंपेरेटर देन लिस्ट, ठीक है। इन चारों को आपको इंपोर्ट कराना है। कोड में अगर आप इंपोर्ट नहीं कराओगे तो दिक्कत आएगी। तो सारे के सारे यूटिल से हो रहे हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, जावा डॉट यूटिल और फिर आप स्टार लगा सकते हो। तो क्या होगा कि आपके सारे के सारे जो हैं जितने भी सब आ जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम पहले क्लास बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमने क्लास बना ली, क्लास बना ली। क्लास में क्या क्या चीज़ें, पहले तो आपने वही अपने अपने मेंबर्स डिफाइन किए, फिर आपने एक यहाँ पर सेटर बनाया यानी कि कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, फिर आपने एक गेट मेथड बनाया, गेट मेथड, फिर आपने टू स्ट्रिंग मेथड बनाया। यहाँ पर हमने कोई भी वो नहीं बनाया, ठीक है। मतलब आपने कंपेयर वम्पेयर नहीं बनाया यहाँ पर बस आपने क्लास डिफाइन कर दी, ठीक है। मतलब कि ये जो आपका मतलब आपकी जो क्लास रहने वाली है वो है ना, पर्सन नाम की रहने वाली है, इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, नेम और एज, है ना। तो हम दोनों के हिसाब से हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो देखो बहुत छोटा सा कोड है, यहाँ पर हमने मेन फंक्शन लिखा है, इसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिकली पीपल नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब हम पीपल के अंदर लिस्ट की तरह हम जो है एलिमेंट उन्हें डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हमने चार एलिस डाला 30 एज का, फिर डाला बॉब 25 एज का, फिर डाला हमने चार्ली 35 एज का, ठीक है। हो गई चीजें। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे शॉर्टिंग, ठीक है। शॉर्टिंग कैसे होगी, कंपेरेटर, कस्टम कंपेरेटर से, ठीक है। तो आपने लिखना है सबसे पहले क्या, कंपेरेटर, फिर जो भी आपके मतलब क्लास का नाम है वो लिखना है पर्सन, है ना। फिर आपने क्या लिखना है, एज कंपेरेटर, जो भी आप मतलब आप बनाओगे इसमें इसका आप यूज करोगे यहाँ पर, एज कंपेरेटर का, क्योंकि आगे जब आप शॉर्ट करोगे तो आपको काम पड़ेगा इसका। फिर आपने लिखना है क्या, न्यू कंपेरेटर पर्सन, ठीक है। ये आपके क्या बन गया, एक एक आपका कस्टम कंपेरेटर बन गया, ठीक है। कस्टम कंपेरेटर में होगा क्या, कैसे वैल्यू आपकी सॉर्ट होंगी, वो आपको इसके अंदर ओवरराइड करना पड़ेगा कंपेयर फंक्शन को, ठीक है। तो कंपेयर फंक्शन को आप यहाँ पर ओवरराइड करोगे, यहाँ पर पहले आप पब्लिक इंट कंपेयर लिखोगे और उसके अंदर दो चीजें पास करोगे, पर्सन P1 एंड पर्सन P2, ठीक है। दो आपने ऑब्जेक्ट पास कर दिए। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो किससे, एज से, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, इंटीजर, रिटर्न इंटीजर डॉट कंपेयर P1 गेट एज और P2 गेट एज। तो यहाँ पर क्या होगा कि एज से क्या हो जाएगा, ये कंपेयर हो जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम, किसकी तरह, कंपेरेबल की तरह, ठीक है। लेकिन आपको वहां वहां पर क्या, यहाँ पर आपको क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर आप लिख रहे हो, लेकिन अब वहां पर क्या कर रहे थे, क्लास के अंदर जाके लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने आप एक कस्टम कंपेरेटर बना लिया, एज कंपेरेटर। ऐसे ही आप मल्टीपल कंपेरेटर बना सकते हो और उन्हें यूज कर सकते हो, ठीक है। सो देखो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, मतलब जा मतलब अभी तो आपको इतना डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, जब जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनते हैं, जब बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनती हैं, तो वहां पर ये ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। सो देखो ये समझ में आ गई होंगी, बस ये डिफरेंस याद होना चाहिए, ठीक है आपको। अब आप अप्लाई करोगे कस्टम कंपेरेटर को, तो आपने लिख दिया पीपल, और आप जैसे कंपेरेटर को पास करते थे आपने यहाँ पर एज कंपेरेटर पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एज एज कंपेरेटर वो आपके क्या हो जाएंगे, आपके वो हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि आप इसके अंदर आप एक और कंपेरेटर बनाओ और नेम से करो, तो आप उसे भी पास कर सकते हो, ठीक है।
अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, शॉर्टेड से आपने ये जो आपकी शॉर्टेड है उसे आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया पीपल को, ठीक है। तो ये कैसे आउटपुट आ रहा होगा इसका, पहले आपका बॉब आ रहा है, फिर आपका एलिस आ रहा है, फिर आपका चार्ली आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको दोनों जो मतलब जो एग्जाम्पल लिए हैं वो दोनों सेम टू सेम लिए हैं, जिससे कि आपको चीजें क्लियरली समझ में आए, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये पार्ट। अब बस हमारा एक पार्ट रह गया है, वो है प्रॉपर्टीज क्लास इन जावा। बेसिकली प्रॉपर्टीज क्लास मैंने आपको पहले बताया था, ये जो हमारी हैश हैश टेबल होती है, उसके जो हैश टेबल जो होती है उसका एक वो होता है, क्या बोलते हैं, ये एक सब 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 क्लास होती है, ठीक है, हैश टेबल की। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द प्रॉपर्टीज क्लास इन जावा इज अ पार्ट ऑफ जावा यूटिल पैकेज। सबसे पहले तो ये जावा यूटिल पैकेज के अंदर मिलता है। एंड एक्सटेंड द हैश टेबल क्लास, तो ये क्या हो गई, एक सब क्लास हो गई हैश टेबल क्लास की, ठीक है। मतलब हैश टेबल में हम क्या करते थे, की वैल्यू पेयर में स्टोर करते थे डेटा, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी स्टोर कर रहे होंगे, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है, ठीक है। जब आपको अभी आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो इट इज यूज टू मेंटेन अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर बोथ कीज एंड वैल्यूज आर स्ट्रिंग। मतलब आप इसमें अपने आप कुछ नहीं दे सकते, यहाँ पर जो आपकी की होगी वो भी स्ट्रिंग होगी, और जो आपकी वैल्यू होगी वो भी आपकी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। द प्रॉपर्टीज क्लास इज कॉमनली यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो, कि कोई भी अगर एप्लीकेशन है, ठीक है, कोई भी अगर आपका प्रोग्राम है, यानी कि कोई भी आपका मतलब प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो आप उसके अंदर अपनी जो सेटिंग्स हैं, ठीक है, जो आपके उसके अंदर सेटिंग्स हैं, है ना, उसको आप कन्फिग्रेट कर सकते हो, आप उसे चेंज कर सकते हो, आप उसे लोड कर सकते हो, आप उसे ले सकते हो, आप उसे मतलब अपने हिसाब से उसे चेक कर सकते हो, उसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपकी अगर कोई एप्लीकेशन है, और उसको वो सब चीज़ें कैसे होंगी, वो प्रॉपर्टीज क्लास के थ्रू होंगी, ठीक है। की फीचर की बात करें तो की वैल्यू स्टोरेज, यानी कि की वैल्यू की तरह स्टोर होंगी वो। स्टोर्स प्रॉपर्टीज की वैल्यू पेयर्स वेयर बोथ द कीज एंड वैल्यूज आर स्ट्रिंग, ठीक है, ये ज्यादा पूछा जाता है। परसिस्टेंस, यानी कि आप इसके अंदर आपके पास सेविंग एंड लोडिंग का क्या होता है, सपोर्ट होता है, कि मतलब आप इसके अंदर जो आपकी फाइल या फिर स्ट्रीम्स, फाइल्स क्या होंगी, कैरेक्टर के अंदर होंगी, ठीक है। और जो आपकी स्ट्रीम्स है किसके अंदर होंगी, बाइट्स के अंदर होंगी, हमने पहले पढ़ा था, है ना, सेकंड यूनिट के अंदर स्ट्रीम्स का टॉपिक पढ़ा था, याद होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास सेव और लोड करने का फीचर है यहाँ पर आपके पास, कि आप जो आपकी प्रॉपर्टीज है ना, जो भी आपके एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज हैं, उनकी आप फाइल्स को और स्ट्रीम्स को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, और आप उन्हें लोड कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसके मेथड देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब इनहेरिटेंस की बात करें तो अगर आपके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी क्लास है और आप एक नई प्रॉपर्टी क्लास बनाते हो, तो आप उसके अंदर क्या करा सकते हो, उस प्रॉपर्टी क्लास को मतलब ले इनहेरिट करा सकते हो, यानी कि एक्सटेंड करा सकते हो, तो है ना, तो वो पहले वाली प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे आप इसे कंस्ट्रक्ट करते हो, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि आपने यहाँ पर ये जो नाम है अपना ये है, ठीक है, ये आप इसे यूज करोगे इसे। अब देखते हैं कॉमन मेथड्स इसके अंदर, तो आपको यहाँ पे तीन टाइप के मेथड्स मिल रहे होंगे। पहला है आपका लोडिंग प्रॉपर्टीज, यानी कि आप इसके अंदर क्या कर रहे होगे, लोड कर रहे होंगे सारी प्रॉपर्टीज को। तो देखो आप एक क्या करते हो, एक तो आप फाइल को लोड करते हो, और एक आप स्ट्रीम को लोड करते हो, ठीक है। लोड करना मतलब कि आप लोड करोगे इसके अंदर चीजें, मतलब कि आप देखते हो ना, सेव करने से पहले आप उसे पहले लोड करते हो, ठीक है। तो देखो वॉइड लोड इनपुट स्ट्रीम इन स्ट्रीम, ठीक है। तो आप इसका यूज करके क्या कर सकते हो, आप स्ट्रीम कोई भी है आपकी, कोई भी अगर आपकी स्ट्रीम है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। लोड्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम एन इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम से आप क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। चीजें नहीं समझ में आ रही तो यार आप सेकंड यूनिट, नहीं समझ में आ रही तो छोड़ो सेकंड यूनिट, आप बस इसे याद कर लो, ठीक है। मतलब स्ट्रीम को आप ऐसे करा सकते हो। अब अगर आप फाइल को करा रहे हो तो आप रीडर का यूज कर सकते हो, क्योंकि वो कैरेक्टर रीड करेगा और आपकी लोड कर देगा फाइल को, ठीक है। अब आप बात करते हैं स्टोर कराने की, ठीक है। अब आप सेव कराओगे, ठीक है, स्टोर कराओगे मतलब, तो आप क्या करोगे, वॉइड स्टोर आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि आप इसके अंदर मतलब लिख दोगे, ठीक है। तो आपने आउटपुट स्ट्रीम लिखना है, और जो भी आपका नाम है वो लिखना है आपको, और फिर आपने एक कमेंट लिखना है, जो भी मतलब कि जैसे आप गिट मतलब आप गिटहब के अंदर अगर आप कमेंट करते हो ना, जैसे कि आप कमिट करते हो, तो आप उसके अंदर एक कमेंट पास करते हो, कि आपको याद रहे कि हमने ये क्यों किया था, ठीक है। तो आप ऐसे ही यहाँ पर एक कमेंट कर देते हो कि आपको याद रहे कि आपने ये क्यों किया था, ठीक है। सेव प्रॉपर्टी टू एन आउटपुट स्ट्रीम, तो इससे क्या होगा कि जो भी आपकी आउटपुट स्ट्रीम है वो क्या, वो मतलब उसके अंदर आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेव हो जाएंगी। लेकिन अगर हम फाइल की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, वॉइड स्टोर राइटर राइटर स्ट्रिंग एंड कमेंट। तो आपने पहले यहाँ पे राइटर अपना वो जो नाम है वो दिया है ना, और यहाँ पर आपने राइटर में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो सेव हो जाएंगी प्रॉपर्टीज राइटर के अंदर, ठीक है।
बात करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है ना, तो आपने क्या लिखना है, गेट गेट का यूज करो, बिल्कुल इजी, नाम से ही पता चला होगा, गेट प्रॉपर्टी। और आपने अगर की पास कर दी तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। और अगर आपने लिख दिया सेट प्रॉपर्टी और की और वैल्यू पास कर दी तो वो वहां पे जाके सेट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब हम इसे जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको लगता है ना यहाँ पर यार कुछ भी समझ नहीं आया मुझे, तो आपको प्रोग्राम के अंदर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये इसका प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये सारी जरूरतें की चीजें आपको इंपोर्ट करा लेनी है ना। फिर आपने एक बनाई पब्लिक क्लास, फिर आपने एक बनाया मेन फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्टर का यूज करके प्रॉपर्टी क्लास का यहाँ पर एक आपने प्रॉपर्टी बना ली, क्या, प्रॉपर्टीज नाम से, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज से यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे होगे हर जगह, ठीक है। तो देखो आपने लिखा प्रॉपर्टीज डॉट सेट प्रॉपर्टी यूजर नेम एडमिन। यानी कि आप एक काम करो भाई, जाओ आप फाइल के अंदर और आपकी जो प्रॉपर्टी फाइल है उसके अंदर जो भी यूजर का नाम है उसे दे दो एडमिन, ठीक है। तो यूजर का नाम क्या हो गया, एडमिन। अब आपने क्या किया, सेट प्रॉपर्टी पासवर्ड सीक्रेट, तो आपने पासवर्ड का नाम क्या दे दो, सीक्रेट दे दो, पासवर्ड क्या दे दो, सीक्रेट दे दो। फिर आपने क्या दिया, यूआरएल ये दे दो कि इस यूआरएल पे है, इस यूआरएल पे है, ठीक है। तो example.com आपने एक यूआरएल पास कर दी। तो देखो, अब आप ये जो तीनों प्रॉपर्टी है ये आप सेव कराना चाहते हो अपनी फाइल के अंदर, तो वो कैसे होती हैं। सबसे पहले आपको इसे सेव कराना है, तो आप कैसे सेव कराओगे, मतलब बस आप सेव कराओगे, अभी आपको मतलब कुछ भी चाहिए नहीं, बस आप चाहते हो कि भाई ये जाकर अपनी सेव हो जाए, ठीक है। तो आपने लिखा क्या, पहले आपने सेट कर दी सारी प्रॉपर्टी। सेट करने के बाद आपको सेव भी करनी पड़ेगी, है ना। सेव करने के बिना वो सेव नहीं होगी, ठीक है। तो सेव कैसे करते हैं, आपने वही मेथड यूज करना है, आउटपुट स्ट्रीम वाला। यहाँ पर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, यहाँ पे मतलब हम ट्राई कैच का यूज करेंगे, जिससे कि कोई अगर एक्सेप्शन आता है तो वो हैंडल हो जाए, ठीक है। तो आपने ट्राई के अंदर पास किया आउटपुट स्ट्रीम आउट डॉट न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। इसका आपने यूज किया और आपने इसके अंदर मतलब नाम दे दिया config डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब आप इस फाइल के अंदर जाओ और ये जो आउटपुट स्ट्रीम है इसे जाकर सेव कर दो, ठीक है। तो आपने लिखा क्या, प्रॉपर्टीज डॉट स्टोर, है ना, स्टोर यानी कि सेव के लिए यूज होता है स्टोर। फिर आपने पास कर दिया क्या, आउटपुट, जो भी आपकी चेंजेस थे, मतलब है ना, आउटपुट आपने पास कर दिया और आपने कमेंट कर दिया एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब है ना, ये आपने कमेंट कर दिया, बाद में आप जाके देख सकते हो वहां पर, ठीक है। और अगर कोई भी एक्सेप्शन आ जाता है तो यहाँ पर वो क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट स्टैक स्ट्रेस, यानी कि जो भी अगर एक्सेप्शन का स्टैक है वो आपको प्रिंट करके दे दे, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर कंफ्यूजिंग लग रही है तो यार ज्यादा मत सोचो, यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट यार याद कर लो, बस आपको मेथड के नाम तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। अगर आपको कोड नहीं लिखना आ रहा तो आपको मेथड के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अब आपने सेव कर दी प्रॉपर्टी, अब आप चाहते हो कि मैंने यार इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ अपने मतलब आउटपुट के, मैं टर्मिनल के अंदर इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो पहले आपको प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले प्रॉपर्टी को क्या करोगे, लोड करोगे और फिर आप उसे प्रिंट करा सकते हो। तो जैसे आपने आउटपुट के अंदर सेव किया था वैसे ही आप यहाँ पर बस यहाँ पर आपका आउटपुट स्ट्रीम की जगह इनपुट स्ट्रीम हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो फाइल आउटपुट आउटपुट स्ट्रीम था, यहाँ पर फाइल इनपुट स्ट्रीम हो जाएगा। और आपने यहाँ पर इनपुट के नाम से दे दो, कुछ भी नाम से दे दो, ठीक है। इनपुट के नाम से दिया लोडेड प्रॉपर्टीज, ठीक है, लोडेड प्रॉपर्टीज डॉट लोड, और इनपुट आपने पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, कन्फिग प्रॉपर्टीज के अंदर, ये जो फाइल है इसके अंदर वो क्या हो जाएंगी, आपकी लोड हो जाएंगी, किसके अंदर, लोडेड प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें, है ना। यहाँ से आपने यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ पर सेव किया था, यहाँ पर आपने लोड कर लिया किसके अंदर, लोडेड प्रॉपर्टीज के अंदर। अब आप लोडेड प्रॉपर्टीज का यूज करके इसे आप प्रिंट करा सकते हो। कैसे प्रिंट कराओगे, यहाँ पर आपने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब आपने क्या लिखा है, यहाँ पर आप इसे लोडेड प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई, आप इसे कैसे करोगे, स्ट्रिंग, आप मतलब इसके अंदर आप इसे क्या कर रहे हो, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हो, ठीक है। तो आपने लिखा यूजर नेम इक्वल टू लोडेड प्रॉपर्टीज डॉट गेट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ना, गेट प्रॉपर्टी क्या, यूजर नेम। तो यूजर नेम आपका क्या है, एक की है, यहाँ पर आपने पास किया था यूजर नेम क्या आपका एडमिन है और पासवर्ड क्या आपका सेक्रेट है, तो आपने यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया, फिर आपने यूआरएल भी डाल दिया। तो आपकी ये जो तीनों चीजें कहाँ पर स्टोर हो गई होंगी, इस स्ट्रिंग के अंदर, यूजर नेम के अंदर, पासवर्ड के अंदर, यूआरएल के अंदर। अगर हम इन तीनों को प्रिंट कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, यूजर नेम एडमिन, यूजर नेम पासवर्ड सेक्रेट एंड यूआरएल आपका example.com। देखो चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप देखो यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, इसे सबको इरेज कर देता हूँ एक बार। तो देखो आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, आप यहाँ पर सब पहले आपने सेट किया, है ना, ये स्टेप्स याद रखना, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, सेट किया, आपने सबसे पहले सेट किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपकी क्या है, वैल्यू आपकी सेट हो गई, है ना। तो देखो नेक्स्ट, ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्या है, पेन का यूज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपने क्या किया, वैल्यूज को सेट किया, ये आपका पोर्शन हो गया सेट करने का।
ये आपका पोर्शन हो गया सेव करने का। तो आपकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सेव हो गई, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर्टीज को देखना चाहता हूँ, तो आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज को लोड करना पड़ेगा। आपने लोड किया यहाँ पर, फिर आपने यहाँ पर वैल्यूज को रिट्रीव किया, यानी कि आपकी लोड हो गई प्रॉपर्टी और आपकी रिट्रीव भी हो गई। अब आप चाहते हो प्रिंट करा दूं, तो यहाँ पर आपने उन वेरिएबल्स को प्रिंट करा दिया, सिंपली प्रिंट हो गया। बस देख रहे हो कितने इजी स्टेप्स हैं, बस आपने फंक्शन का डायरेक्टली डायरेक्टली यूज किया। बस यहाँ पर आपको दिक्कत क्या आ सकती है, आपको सिंटेक्स के अंदर दिक्कत आ सकती है, मुझे पता है। आपने लिखना है आउटपुट स्ट्रीम आउटपुट, और ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम वगैरह ये तो यार याद कर लो, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, आई नो, बट मैंने सारी चीजें बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश की है। प्लीज, या हाँ, एक चीज है, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर का हमने वो नहीं देखा, क्या बोलते हैं, डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंपेयर, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। कंपेरेबल एंड कंपेरेटर की बात करें तो यहाँ पर कंपेरेबल जो होता है हमारा, किसके लिए यूज होता है, कंपेरेबल इंटरफेस इज यूज टू सॉर्ट द ऑब्जेक्ट विद नेचुरल ऑर्डरिंग, ठीक है। नेचुरल ऑर्डरिंग के थ्रू आप इसे सॉर्ट कर सकते हो। लेकिन आप कंपेरेटर के अंदर क्या कर सकते हो, एट्रीब्यूट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि आप इसे शॉर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब आप कंपेरेबल का यूज करके क्या कर सकते हो, दिस कीवर्ड का आप रेफरेंस लेके ऑब्जेक्ट को क्या कराते हो, सॉर्ट कराते हो। लेकिन आप यहाँ पर क्या करते हो, दो दो डिफरेंस डिफरेंस ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस ले लेते हो, दोनों को सॉर्ट करा देते हो। यहाँ पर दिस का यूज हो रहा था, यहाँ पे दिस का यूज नहीं हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ बात करें तो कंपेरेबल प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग, और यहाँ पर ये किस में होता है, जावा डॉट यूटिल में, मैंने आपको बहुत बार बता दिया। कंपेरेबल अफेक्ट द ओरिजिनल क्लास, अभी, और ये ओरिजिनल क्लास को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर लिखा जा रहा है। और ये आप मतलब इसे अलग से एक फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हो, मेथड के अंदर, और यहाँ पर आप एक्चुअल क्लास के अंदर जाकर आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कंपेरेबल प्रोवाइड कंपेयर टू फंक्शन मेथड, यहाँ पर, और यहाँ पर दो मेथड ये प्रोवाइड कराता है, कंपेयर एंड इक्वल, ठीक है। चीजें समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। जल्दी से सिलेबस देखते हैं, पूरा पूरा हाईलाइट हो रखा है। ये देखो, सिलेबस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हमने पहले पार्ट के अंदर यहाँ से यहाँ तक देखा था, दूसरे पार्ट के अंदर हमने यहाँ से यहाँ तक देखा था, तीसरे पार्ट के अंदर हमने मैप से लेकर यहाँ तक देखा था, ठीक है। तो एवरीथिंग इज कम्प्लीटेड। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, नहीं, स्टैक तक देखा था, वेक्टर तक नहीं, स्टैक तक देखा था, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। यूनिट 4 हमारी कंप्लीट हो गई है ना। तो आपको बस क्या करना है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, मल्टी एटम्स को एंड मल्टी एटम प्लस को। पूरी रात सोया भी नहीं हूँ पूरे ये लेक्चर बनाने के लिए, क्योंकि पेपर है आपका, आई नो। तो यूनिट 4 तो कंप्लीट हो गई है, कोशिश करूंगा यूनिट 5 में मैं जितना करा सकता हूँ करा दूं। अगर कंप्लीट नहीं हो पाती है ना, पूरी कोशिश करूंगा, चिंता मत करना। अगर आपको नोट्स परचेज करने हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर ना आपके जो प्रोग्राम बनेंगे, वो कैसे प्रोग्राम बन सकते हैं, आपको बोलेंगे कि भाई आपके पास ये डेटा है ना, और आप इसे क्या करो, आप इसे इस मैप के अंदर स्टोर कराओ। तो आप किसी भी मैप का यूज़ कर लो, हैश टेबल का या फिर लिंक हैश मैप का। तो आप क्या करो, आप इस डेटा को स्टोर कराओ। तो आपको बस क्या करना है, पुट मेथड का यूज़ करना है, और सारे मेथड सेम रहने वाले हैं, उसे स्टोर करा देना, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम बनेंगे यहाँ से, और क्या बन सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, मेहनत करते रहो, अच्छे नंबर आएंगे।